12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य जिन विद्यार्थियों के है, उन विद्यार्थियों के लिए अंतरा भाग 2 पुस्तक की वन शॉट क्लासें आपके कंटिन्यू आ रही है। आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। आरबीएसई ने ये टाइम टेबल जारी कर दिया है और अंतरा भाग 2 पुस्तक हम रिवीजन कर रहे हैं। परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम को क्रम अनुसार हर दिन दौरान करवाया जा रहा है और वो दौरान है आपका कवि और लेखक परिचय, पाठ कविता का सारांश, एमसीक्यूज और वन लाइनर, 2 और 3 अंकों के प्रश्न उत्तर। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल साहित्य संगम से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का हिंदी और हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। अंतरा भाग 2 पुस्तक में आज हम पाठ संख्या 8 विद्यापति, जिनकी पदावली के पद लगा रखे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इसकी वन शॉट क्लास हम देखेंगे। विद्यापति के जो पदावली के पद हैं, सबसे पहले हम विद्यापति का परिचय देखेंगे। जन्म और मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ। मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई। परिचय देखिए, विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन कहे जाते हैं? विद्यापति। ये मिथिला नरेश, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में राजकवि थे। पदावली ग्रंथ विद्यापति की यश कीर्ति का आधार है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पदावली ग्रंथ है वो विद्यापति की यश कीर्ति का आधार है। इसमें भक्ति व श्रृंगार की गूंज है। इसकी भाषा जनभाषा मैथिली है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति पदावली में की है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनके अन्य ग्रंथ है, जिसकी भाषा अपभ्रंश या अवट है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और नव कवि शेखर भी कहते हैं। ये इनके उपनाम हो गए। ये विद्यापति का परिचय हो गया। परिचय से संबंधित प्रश्न भी आपके पूछा जाता है। फिर पदावली में जो 3 पद हैं उनका सारांश हम देखेंगे। विद्यापति के 3 पद पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। पहले पद में कवि ने वीराणी नायिका के उद्गारों को प्रकट किया है। इस पद में नायिका राधा और नायक कृष्ण है। वियोग के कारण नायिका अत्यंत दुखी और कातर यानी भयभीत है। नायक श्री कृष्ण ने नायिका राधा के हृदय को हर लिया, अर्थात हरण कर लिया है और गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जा बसे हैं। वर्षा ऋतु सावन आने पर नायिका को अपने प्रियतम की यादें सताने लगी है और वह अपने प्रियतम को अपना संदेशा भेजना चाहती है कि वापस लौट आओ। कवि ने प्रियतम के लौटने की संभावना कार्तिक मास में प्रकट की है। ये पहले पद का सारांश है। जो दूसरा पद है उसमें प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप देख रही हूं, फिर भी मेरे नेत्र जो है संतुष्ट नहीं हुए हैं। अर्थात नेत्र प्रतिपल हर पल हर क्षण प्रीतम को देखना चाहते हैं। हालांकि इसको काफी समय हो गया है नेत्रों को प्रीतम को देखे हुए, लगातार देख रहे हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं है। प्रिय के मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना प्रियतम को देखती है उसे कम ही लगता है। नायिका के अनुसार वह प्रेम का वर्णन भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो वस्तु स्थिर हो उसका तो वर्णन किया जा सकता है, परंतु उसके प्रियतम का सलोना रूप पल पल बदलता रहता है। अर्थात जो प्रेम है वो पल पल नवीनता को प्राप्त करता है। तो पल पल बदलने वाली चीज का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बस यही कारण है कि नायिका तृप्त नहीं हो पाती है। तीसरा जो पद है उसमें वीराणी नायिका का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बही चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वीरे में नायिका क्षण क्षण क्षीण होती जा रही, कमजोर होती जा रही है। नायिका की दशा वीरे के कारण 14 के चांद के समान क्षीण यानी कमजोर हो गई है। वन लाइनर देखेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सखी अनकर दुख दारुण रे, पंक्ति में जो अनकर दुख है
वो किसे कहा है, तो नायिका का जो वियोग का दुख है उसको अनकर दुख कहा है, यानी इसके समान कोई दूसरा दुख नहीं है, इसके समान कोई दूसरा दुख नहीं है, इसलिए इसको अनकर दुख कहा है। विद्यापति की यश कीर्ति का आधार कौन सी रचना है? पदावली विद्यापति की यश कीर्ति का आधार है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा जो है वो पदावली की भाषा है। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन कहे जाते हैं? विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहते हैं। राधा कृष्ण के माध्यम से लौकिक प्रेम का चित्रण विद्यापति ने किस रचना में किया है? पदावली में वो वर्णन किया है, राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम का चित्रण किया है। वीराणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में क्षण क्षण किसके समान दुबली होती जा रही है? 14 के चांद के समान वो दुबली होती जा रही है। वीराणी नायिका कौन से महीने में विरह के असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रही है? जो श्रावण का महीना है, जब वर्षा हो रही है, उस महीने में वो उस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रही है। विद्यापति की किस रचना में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है? वेरी मोस्ट है ये। पदावली में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। कृष्ण ने कौन सा अपयस लिया? गोकुल छोड़ करके मथुरा में बसने का अपयस कृष्ण ने लिया, क्योंकि उसने जो मन है, हृदय है, उसका हरण कर लिया है। वो नायिका के हृदय मन को भी अपने साथ हर करके ले गए हैं। सखी नायिका से कौन सा अनुभव पूछ रही है? सखी नायिका से प्रेम के अनुभव पूछ रही है। विद्यापति ने वीराणी नायिका के प्रीतम के लौटने की संभावना किस महीने में प्रकट की है? कार्तिक के महीने में प्रकट की है। नायिका प्रेम के अनुभव क्यों नहीं कह पा रही है? प्रेम पल पल नवीनता को प्राप्त करता है, इसलिए वो इसके अनुभव नहीं कह पा रही है। विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1380 ईस्वी में बिस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार में जन्म हुआ था। वीराणी नायिका ने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद कर ली है? क्योंकि वसंत का महीना है और फूल खिले हुए हैं बगीचे में, और जब वो खिले हुए फूलों को देखती है तो ये उसके विरह को बढ़ाते हैं, इसलिए वो आंखें बंद कर देती है ताकि फूल खिले हुए दिखे ही नहीं। पदावली का मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम का चित्रण करना, यही पदावली का मुख्य विषय है। जन्म अवधि हम रूप निहार नयन तिरुपति बेल। वेरी मोस्ट ये पंक्ति है कि जीवन भर नायक के रूप सौंदर्य को देखने पर भी नायिका के नेत्रों को संतुष्टि नहीं मिली है, अर्थात तृप्त नहीं हुए हैं। वीराणी नायिका ने अपने दोनों कान हाथों से क्यों ढक लिए हैं? क्योंकि कोयल की मधुर कूक और भ्रमरों का मधुर गुंजार उसके विरह को बढ़ा देता है, इसलिए उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए ताकि ये आवाज आएगी नहीं तो उसको विरह की जो है पीड़ा कम सताएगी। विद्यापति किसके अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे? मिथिला नरेश, राजा शिव सिंह के वो राजकवि और मित्र सलाहकार थे। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश या अवट? और ये किसकी है? ये जो मैथिल कोकिल है विद्यापति, उनकी रचनाएं हैं ये। नायिका के नेत्र क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? वियोग दुख जनित अश्रुधारा के कारण, यानी वियोग के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जिसके कारण वो आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रही है। राजा शिव सिंह ने किसके साथ रमण किया है? उनकी पत्नी थी लखमा देवी, उसके साथ रमण किया है। विद्यापति की किन रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो अपभ्रंश में लिखी गई है, इन पर दरबारी संस्कृति का प्रभाव है। नायिका के हृदय को प्रीतम द्वारा हर लिया गया, या प्रीतम कौन है? श्री कृष्ण है, जिसने प्रियतमा राधा का हृदय हरण कर लिया है। विद्यापति के संकलित पदों में मुख्यतः किस रस का वर्णन है? वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। विद्यापति को किन किन उपनामों से जाना जाता है? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और नव कवि शेखर, ये इनके उपनाम है। ये वन लाइन क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, और
2 और 3 नंबर के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। प्रियतमा के दुख के क्या कारण है, तो उनके दुख के क्या कारण है? प्रियतमा का प्रिय परदेश गया हुआ है, वह प्रियतम का साथ चाहती है परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है, वह प्रियतम को संदेश भी नहीं भेज पा रही है। सावन मास आरंभ हो गया है, ऐसे में अकेले रहना प्रियतमा के लिए संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख देता है, विरह का दुख अब उससे सहन नहीं हो रहा है। वह अकेली है, ऐसे में विरह पीड़ा के कारण घर उसे काटने को दौड़ता है, वह घर पर नहीं रह पा रही है। प्रियतम उसे प्रदेश में जाकर भूल गया है, अतः यह स्थिति उसे कष्टप्रद लग रही है। विरह का दुख ऐसा होता है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि यह मन को पीड़ा देता है, शरीर को पीड़ा नहीं देता है। आदमी अंदर से व्यथित होता है, बाहर से कोई भी उसको बीमारी की तरह नजर नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कवि कह रहा है कि नयनन तिरुपति बेल, इसके माध्यम से विरणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है, या नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने के क्या कारण है। कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है, वह जितना प्रियतम को देखती है उसे कम ही लगता है, इस प्रकार वह अतृप्त बनी रहती है। कवि नायिका की इसी अतृप्त दशा का वर्णन नयनन तिरुपति बेल पंक्तियों के माध्यम से करता है, अर्थात जो नयन है, नेत्र हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिली है, तृप्त नहीं हुए हैं। प्रियतम का रूप, प्रियतम का सुंदर रूप उसे अपने मुंह पास में बांधे हुए है, वह जितना उसे देखती है उतनी अधिक इच्छा उसे देखने की होती है। नायिका के अनुसार वह प्रेम का वर्णन भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो वस्तु स्थिर हो उसका तो वर्णन किया जा सकता है, पर उसके प्रियतम का सलोना रूप पल पल बदल रहा है, यानी प्रेम जो है वो पल पल नवीनता को प्राप्त कर रहा है, तो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है, यही कारण है कि नायिका तृप्त नहीं हो पाती है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाई, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो वियोग का दुख है, इसके समान कोई दूसरा दुख नहीं है, और इस वियोग के दुख पर संसार के लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। नायिका कहती है कि हे सखी, मेरे इस कठोर विरह जन्य दुख को संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो समझ पाएगा, अर्थात मेरे इस असहनीय दुख को इस दुनिया में कोई नहीं समझता। जिसने विरह का दर्द भोगा हो वही मेरे दुख को समझ सकता है। मैं अंदर ही अंदर विरह की आग में जल रही हूं, मेरे इस अनकहे विरह के दुख पर कोई विश्वास ही नहीं कर पाता है, क्योंकि यह मन को पीड़ा देता, शरीर को नहीं, और इस वियोग के दुख के समान और कोई दूसरा दुख इस संसार में नहीं है। सेह पीरत अनुराग बखाने तिल तिल नूतन हो, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि प्रतिपल नया होता जाता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेम के विषय में वर्णन किया है। इसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ कहना या व्यक्त करना संभव नहीं है। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि वह जितना स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही डूबता चला जाता है। ये पुराना होने पर भी नए के समान लगता है। प्रेम कभी वैसे पुराना होता ही नहीं, प्रतिपल नवीनता को प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सदैव बना रहता है तथा उनका प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। स्थिर वस्तु का बखान करना सरल है, परंतु यह ऐसा भाव है जो समय के साथ पल पल बदलता रहता है। यही कारण है कि इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। इसमें नवीनता बनी रहती है, प्रतिपल ये नया होता जाता है। कोयल और भौरों के कलरव पर नायिका का क्या प्रभाव पड़ा? कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वियोग को बढ़ा रहे हैं। कोयल का मधुर स्वर और भौरों का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है। वह अपने कानों को बंद कर इनके कलरव को सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाजें उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रीतम की याद उसे सताने लगती है। विरहाग्नि उसे वैसे ही बहुत जलाए हुए है, ये कलरव उसे और भी जला रहा है। यानी ये सारी चीजें वियोग को बढ़ा रही है, वियोग जनित जो दुख है उसको बढ़ा रही है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदे अनुभव काऊ न पे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। प्रेम तो क्षण क्षण रूप बदलने वाला होता है, इसलिए ये अवर्णनीय है। मैं जन्म भर प्रिय का रूप निहारती रहूं,
किंतु मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई। उनके मधुर वचनों को कानों से सुनती रहती हूँ, किंतु कानों को संतुष्टि नहीं हुई। न जाने कितना समय मैंने अपने प्रियतम के साथ व्यतीत किया है, फिर भी यह नहीं समझ सकी कि प्रिय मिलन का आनंद क्या होता है। लाखों लाखों युगों तक मैंने अपने प्रियतम को हृदय में रखा, किंतु फिर भी मेरी हृदय की जलन शांत नहीं हुई। हे सखी, मेरी बात ही क्या, कितने रसिक लोगों ने इस प्रेम रस का उपयोग किया है, किंतु उसका पूर्ण अनुभव किसी को नहीं हुआ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने प्रेम को पूरा पा लिया। प्रेम नवीनता को प्राप्त करता है। कोई भी प्रेम के अनुभव का बखान नहीं कर सकता। यह तो गूंगे का गुड़ है जो स्वयं आनंद ले सकता है पर आनंद का बखान नहीं कर सकता। विद्यापति जी कहते हैं कि प्राणों को शांति प्रदान करने वाला लाखों में एक ही होता है, वो प्रियतम होता है, और उसके समान और कोई दूसरा नहीं मिल सकता। कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? कवि नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा का वर्णन करता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर चंद्रमा जिस प्रकार क्षीण होता है, वैसे ही नायिका का शरीर भी अपने प्रेमी की याद में वियोग के कारण क्षीण होता जा रहा है। उसकी आंखों से हर समय जलधारा बहती रहती है, अर्थात वह हर वक्त प्रियतम की याद में रोया करती है। वह इसी प्रयास में इधर उधर अपने प्रियतम को तलाशती है कि शायद उसे वह कहीं मिल जाए। धरणी धरी धनी कत बेरी बैसे पुनि तई उठई न पारा। इसका ऐसे स्पष्ट कीजिए। राधा की सखी कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि आपके विरह में उस नायिका को बहुत दुख पहुंचा है। हे माधव, हमारी बात सुनो। तुम्हारे प्रेम को याद करके वह बहुत दुर्बल और कमजोर हो गई है। यदि वह धरती पर बैठ जाती है तो उससे उठा भी नहीं जाता है। विरह में उसकी स्थिति मरणासन हो गई। यानी अतिशयोक्ति का वर्णन किया है यहाँ। के पतिया ले जाए तरे मोरा प्रियतम पास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। इस पद में नायिका राधा है और नायक कृष्ण है। कवि बताना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है, सावन का महीना आ गया है और नायिका को अपने प्रियतम की याद सताने लगी है और वह अपने प्रियतम को अपना संदेशा भेजना चाहती है कि वापस लौट आओ। नायिका अपनी सखी से पूछती है कि मेरा पत्र लेकर मेरे प्रियतम के पास कौन जाएगा? ऐसा कोई है कि जो मेरा संदेशा पहुंचा सके? अर्थात कोई नहीं है जो मेरे इस पत्र को मेरे प्रियतम कृष्ण के पास पहुंचा दे। इस सावन के महीने में विरह वेदना का असहनीय दुख मेरा यह शरीर अब सहन नहीं कर पा रहा है। तोहर बीरह दिन छन छन तनु छिन 14 चांद समान। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। राधा की सखी कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि आपके विरह में वह बहुत दुखी है। वह हर जगह तुम्हें ढूंढती है। वह अपनी व्याकुल दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है कि शायद तुम आ जाओ, पर तुम्हें समीप न पाकर निराश होने लग जाती है। तुम्हारे विरह में 14 के चांद के समान वह क्षण क्षण दुबली होती जा रही है। ये 2 और 3 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर थे। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आए होंगे और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।